गुड इवनिंग। आज हम लोग एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्ज़ामों में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि पहली चीज है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। किसके कंपाउंड होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। और इनमें एक निश्चित रेशो होता है 1:2:1 का। तो फार्मूला के रूप में भी अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला में रेशियो क्या होता है? 1:2:1 का। जैसे एक एग्जांपल ले लें, C6H12O6 ग्लूकोज है। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 हैं। तो ये 1:2:1 के रेशो में होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड या यौगिक होते हैं। इनमें 1:2:1 का रेशो होता है। और कार्बोहाइड्रेट को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन जो एग्जाम के काम का होता है वो होता है कि इन्हें 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो क्या है आपका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। ग्लूकोज के अलावा कौन सा? फ्रक्टोज। ये आपके मोनोसेकेराइड होते हैं। डाइसेकेराइड की बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड होते हैं। और जब हम तीसरी पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा इसका। पॉलीसेकेराइड तो मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है आपका सेल्यूलोज, इसके अलावा आप स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये 3 आपके पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब और किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार आपके एमपीपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो 3 ये दे देते हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। मान लो एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज दे दिया, या सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज दे दिया। तो जैसे आपके सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये आपके क्या हैं? तो ये आपके डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या थे? आपके मोनोसेकेराइड थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से 3 ये ले लिए, कोई एक दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जैसे सेलुलोज किन में पाया जाता है? तो सेलुलोज प्लांट्स यानी कि पौधों में पाया जाता है। स्टार्च, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लांट्स का तो स्टार्च जो है पौधों का संचित भोजन होता है। तो एक बार क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा गया है कि स्टोर फूड इन प्लांट्स, पौधों में संचित भोजन क्या है? तो स्टार्च जो है पौधों में क्या है? ये स्टोर्ड फूड या संचित भोजन होता है। तो ये स्टोर्ड फूड होता है। तीसरी हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में, मानव में संचित भोजन, तो ह्यूमन या मानव में संचित भोजन, स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन बीइंग, ये आपका ग्लाइकोजन होता है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्थिर होता है? तो ग्लाइकोजन जो है
ये लिवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन कहाँ, तो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है और मानव का संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है जो कि पॉलीसेकेराइड होता है। और कैसे बनता है, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर में या यकृत में स्टोर हो जाता है। और आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव में। तो ह्यूमन बीइंग में, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे कनेक्ट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रक्रिया में चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण होता है, तो विच प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो शुगर से अल्कोहल में किस में बदलता है, तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन जो है, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। म्यूट करना एक मिनट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है, तो विच विटामिन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेटा जो विटामिन जिम्मेदार होता है वो होता है आपका विटामिन के। तो कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन को आप कह सकते हैं वाइटल एमीन्स या जीवन के लिए आवश्यक एमीन होते हैं। विटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका फैट सॉल्यूबल और एक होता है आपका वाटर सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये, और इनके अंतर्गत हम ए, डी, ई और के इन विटामिन को शामिल करते हैं। जबकि वाटर सॉल्यूबल या जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, इनके अंतर्गत हम विटामिन बी और सी को शामिल करते हैं। तो अगर आप भूल जाएं तो याद रखिए, जैसे बी सी विस्लरी, आप जानते हैं कि वाटर विस्लरी का वाटर आता है, तो बी सी विस्लरी, तो वी और सी क्या है, वाटर सॉल्यूबल हैं। जबकि बाकी विटामिन जो आपके ए, डी, ई, के हैं, ये आपके फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में विटामिन से आता है, इनके केमिकल नेम सभी के। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। सॉरी, तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल मतलब रेटिना से, तो ए आंख, ए को कनेक्ट करना है आंख से। तो आंख में कौन सी डिसीज हो जाती है, जैसे जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं विटामिन डी पर। तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, तो ये होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ये डिसीज हो जाती है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इसके बाद विटामिन ई का नाम होता है केमिकल नेम टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी, मेल फीमेल में स्टर्लिटी या वंध्यता हो जाती है। और नेक्स्ट जो है विटामिन के। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिल्लोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिल्लोक्विनोन।
तो ये याद रखना है, विटामिन के का केमिकल नेम फिल्लोक्विनोन होता है, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग या रक्त के थक्के जमने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपको एक और चीज जो जाननी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो एक विटामिन के, एक कैल्शियम आयन, और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कारक या कौन से फैक्टर जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो विटामिन के आयन के रूप में कैल्शियम आयन और फाइब्रिनोजन, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होते हैं। इनमें से किसी की भी एब्सेंस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात विटामिन सी से आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है ये, और ये वाटर सॉल्यूबल है। और इसके अलावा विटामिन बी की कैटेगरी है जिसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, और इनमें आपका B1 थायमीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से B9 होता है जो कि फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन B9 की कमी से एनीमिया हो जाता है। और एक होता है विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है, और विटामिन B12 को हम एंटी कैंसर विटामिन के रूप में भी जानते हैं। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है, और B12 की कमी से आपको ध्यान रखना है ये एंटी कैंसर विटामिन के रूप में भी होता है, और इसकी कमी से एनीमिया होता है। या फिर और स्पेसिफाई बात करें तो पर्नीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो ये आपके विटामिन से संबंधित बातें थी जो हमने कर ली हैं। फिर है नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया पके हुए भोजन को भूरा रंग और अनोखा स्वाद प्रदान करती है। तो विच प्रोसेस गिव्स ब्राउन कलर एंड यूनिक फ्लेवर टू कुक्ड फूड। तो ये जो प्रोसेस होती है ये मेलेड रिएक्शन होती है, इसके माध्यम से भोजन जो है वो भूरा रंग और अनोखा स्वाद प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम या रासायनिक प्रतीक। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं कि टेबल पर जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। एक बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस के रूप में हम देखें तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, किस लवण या एलिमेंट के कारण भारत में क्रांति हुई थी, या किस एलिमेंट का भारत में क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप सभी ने सुना होगा गांधी जी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो था वो नमक कानून तोड़ने के लिए था। तो NaCl ही उसका आंसर था, लेकिन उसमें ऑप्शन कैसे थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो वहाँ आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड। फिर है नेक्स्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण है। तो जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं वो दो तरीके के होते हैं मेनली, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप देखें अगर, तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, ये तीनों ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या बृहद पोषक तत्व के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द स्टमक। स्टमक को वैसे हम आमाशय कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में कई बार लोग इसे पेट भी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो स्टमक या आमाशय में, देखिए, स्टमक में प्रोटीन को तोड़ने के लिए
आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि पेप्सिन जो है ये आमाशय में होता है और आमाशय में किसको, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। बाकी एंजाइम्स पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे पूछ लेते हैं कि कौन एंजाइम नहीं होते हैं, तो एंजाइम की एक विशेषता होती है कि इनके लास्ट में एज होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि जिन जिन मीनिंग्स में लास्ट में ए ऐसी है वो तो एंजाइम होंगे, इसके अलावा भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में ए ऐसी लगा है तो ये निश्चित रूप से एंजाइम होते हैं। जैसे लाइपेज, आप देखिए एज लगा है, एमाइलेज एज लगा है। अब एक एक करके बात करते हैं। तो लाइपेज, लाइपेज जो है लिपिड या फैट, ठीक है, तो वसा को पाचन करने में या लिपिड या फैट के डाइजेशन में काम आने वाला एंजाइम है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के, अभी हमने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम काम आता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटीन के पाचन एंजाइम हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचक एंजाइम हैं, लेकिन पेप्सिन आपका स्टमक में काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है ये पैंक्रियास से निकलता है। कहाँ से निकलता है ये, अग्नाशय से। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में काम करता है, ये अपना प्रोटीन पचाने का काम करता है। तो कैसे याद रखेंगे, पीटी मतलब पैंक्रियास। ये पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, तो पैंक्रियास से ट्रिप्सिन निकलता है। पैंक्रियास से लाइपेज और एमाइलेज भी निकलते हैं, लेकिन ये सभी एंजाइम कहाँ काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि लाइपेज और एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो स्टमक या आमाशय है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम होगा, तो आपका पेप्सिन हो जाएगा। फिर है मिर्च में कौन सा विशिष्ट यौगिक है, तो विच कंपाउंड प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक हीट इन चिली पेपर्स, तो कैप्सिसिन एसिड जो होता है ये मिर्च में पाया जाता है, और जो तीखापन होता है मिर्च का वो इसी के कारण होता है, कैप्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। बाकी जैसे कैफीन कॉफी में होती है, साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में होती है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एस्पार्टम एक शुगर होती है जो कि आर्टिफिशियल शुगर होती है, एस्पार्टम। तो एस्पार्टम क्या है, आपकी आर्टिफिशियल शुगर के रूप में होती है। तो आपको याद रखना है कैप्सिशन, तो कैप्सिशन एसिड जो है वो किस में होता है, मिर्ची में होता है, और मिर्ची जो तीखी लगती है वो इसी के कारण लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स चावल, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होती है। लेंटिल्स दालों में होती है। चिकन, तो चिकन जो है आपका कैसा है, कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आंसर होगा आपका, देखिए दालों में प्रोटीन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन जब बात की जाएगी तो आपको आंसर करना है चिकन जो है इसमें कंप्लीट प्रोटीन होती है। अब शुद्ध जल, तो पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। थोड़ा सा आप पीएच स्केल समझ लीजिए कि पीएच स्केल क्या होती है। तो जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेके 14 तक पैरामीटर होते हैं, और 7 जो होता है ये उदासीन या न्यूट्रल होता है। तो 7 से कम जो पीएच होती है वो एसिड की होती है, और 7 से अधिक जो पीएच होती है वो बेस या क्षार की होती है। तो जो जितना कम पीएच होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, जबकि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार के रूप में होगा। तो पीएच स्केल ध्यान रखिएगा, और पीएच स्केल में शुद्ध जल की पीएच जो है वो
7 होती है, जैसे वर्षा का जल शुद्ध जल माना जाता है। नेक्स्ट, कौन संतृप्त वसा का उदाहरण है? तो सैचुरेटेड फैट। देखिए, दो तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो बटर या मक्खन जो है वो संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट के रूप में होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन, कौन सा विटामिन शरीर में, विटामिन ए का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी? अब विटामिन ए का शरीर में मुख्य कार्य, तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं, दृष्टि को बढ़ाता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ए आंख, जैसे केमिकल नेम रेटिनॉल था, तो अब रेटिनॉल से याद रख लीजिए कि विटामिन ए किससे संबंधित है, तो एनहेंस विजन, आंखों के लिए जिम्मेदार है। और मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो है वो हो रही थी। ठीक है, फिर इसके अलावा देखें, कैल्शियम अवशोषण नहीं, विटामिन के करेगा, रक्त के थक्के को बनाने में भी विटामिन के। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को, तो विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो यहाँ पर विटामिन ए का आंसर क्या हो जाएगा, आपकी एनहेंस विजन या दृष्टि को बढ़ाता है। नेक्स्ट आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए, ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो अलसी या लेंटिल के जो सीड होते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज जो होते हैं, तो अलसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुना भी होगा कि भुनी हुई अलसी जो होती है उसको खाने से बहुत फायदा होता है, तो अलसी के बीजों में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग फिश खाते हैं, तो फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में फिल्टर का उपयोग करके तरल से ठोस को अलग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, निष्पंदन की प्रक्रिया से तरल से ठोस को हम अलग कर सकते हैं, सिंपल फिल्टर कर रहे हैं। कौन सा विटामिन सी का कार्य है? तो विटामिन सी हड्डियों को बढ़ावा देता है, प्रमोट हेल्दी बॉन्स, तो हेल्दी बॉन्स के लिए अभी भी हमने पढ़ा कि भाई हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी, क्योंकि इसी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो रहा था। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के लिए कैल्शियम आयन वगैरह जरूरी होते हैं। लोह अवशोषण, तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा मेंटेन हेल्थी टीथ, तो इसमें भी विटामिन सी और डी हो सकते हैं आपके, कि भाई अगर विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा है तो आपके दांत अच्छे रहते हैं, सी है तो मसूड़े अच्छे रहते हैं, स्कर्वी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन, तो आयरन एब्जॉर्प्शन या लोहे के अवशोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो यूरिन से पास आउट होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे बच्चों को क्या बोलते हैं, सुसु करने जा रहे हैं तो शी इस तरीके की आवाज निकालते हैं तो बच्चा सुसु कर देता है। तो कौन सा विटामिन है जो सू से निकल जाएगा, तो यूरिन यानी मूत्र से उत्सर्जित होने वाला विटामिन सी, सू ऐसे याद रख लीजिए। तो विटामिन सी जो है वो यूरिन से पास आउट होता है। इसके अलावा बेटा ये हिस्टोरिक विटामिन है, ऐतिहासिक विटामिन के रूप में भी हम विटामिन सी को जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हिस्टोरिक विटामिन या ऐतिहासिक विटामिन है, और इसकी कहानी वास्को डी गामा से जुड़ी हुई है। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने 1498 में की थी, और केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। ये अपने साथ बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स लेके आए थे, और जिसके कारण इन्हें स्कर्वी नहीं हुई थी। बाकी लोग स्कर्वी के कारण इनकी डेथ भी कुछ लोगों की हो गई थी, इनके साथ वाले। तो क्लियर हो गया होगा आपको विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूबेरी के नीले रंग के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? तो एंथोसाइनिन जो होता है वो ब्लूबेरी के ब्लू कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फिर जैसे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किन में पाई जाती है? प्लांट्स की लीव में पाई जाती है।
और क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। तो ये क्लोरोफिल है। कैरोटीन, कैरोटीन गाजर में पाई जाती है और लाइकोपीन आपके टमाटर में पाई जाती है। तो टमाटर में लाइकोपीन होता है, ठीक है, या यूं कहें रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो टमाटो का रेड कलर जो है वो लाइकोपीन के कारण, गाजर में कैरोटीन, क्लोरोफिल पत्तियों में, और एंथोसाइनिन जो होती है वो आपकी ब्लूबेरी में पाई जाती है। नेक्स्ट, टेबल शुगर, या ठीक है, तो टेबल पे जो शर्कर होती है तो हम सब जानते हैं वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर, ठीक है, कि सुक्रोज होती है कि ग्लूकोज होती है, तो क्या होती है? तो देखिए, टेबल शुगर जो है ना तो ग्लूकोज होती है ना फ्रक्टोज होती है, ये होती है आपकी सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि जो शुगर कैन से मिले। देखो अच्छे समझिएगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट शर्करा या शक्कर है। फ्रक्टोज फ्रूट से मिलती है। तो फ्रूट शुगर क्या है? अगर आपसे कहीं पूछा जाए नेचुरल शुगर कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज नेचुरल शुगर है जो मीठी भी होती है। और एक होती है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलती है? तो शुगर केन या गन्ने से जो प्राप्त होती है वो सुक्रोज होती है, और यही शक्कर है जो हमारी टेबल पर होती है। तो टेबल शुगर के रूप में हम सुक्रोज को जानते हैं। माल्टोज जो होती है, माड़ वगैरह जो होता है आपका, ठीक है, तो उसमें माल्ट में जो माल्टोज पाई जाती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड होते हैं, जबकि सुक्रोज जो है वो आपका डाइसेकेराइड है। माल्टोज जो है वो भी डाइसेकेराइड है, ठीक है। और फिर मैंने आपको पॉलीसेकेराइड बताया था, तो याद करिए पॉलीसेकेराइड में जैसे एक था आपका स्टार्च जो पौधों का संचित भोजन था, ग्लाइकोजन ह्यूमन में संचित भोजन था, और एक तीसरा आपका था जो पौधों में पाया जा रहा था, ठीक है। फिर हम आते हैं लेवनिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेवनिंग एजेंट के रूप में बेटा हम बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और बेकिंग पाउडर आप जानते हैं जैसे स्पंजी बनाने में CO2 गैस रिलीज होती है, तो सॉफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेवनिंग एजेंट के रूप में किसका? बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कॉफी में कड़वे स्वाद, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट इन कॉफी। पहली चीज तो बेटा याद रखिए कॉफी कर्नाटक में होती है। ये क्वेश्चन भी कभी अगर आ जाता है तो कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तीन, एक देखिए, एक होती है चाय, एक होती है कॉफी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो कॉफी में क्या होती है? कैफीन होती है। एज सच टी या चाय में भी कैफीन होती है, लेकिन कॉफी में कैफीन ज़्यादा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चाय में मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाय में मुख्य रूप से थीन होता है। कैफीन भी होता है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? थीन करना है, ठीक है। फिर टेनिन, टेनिन जो होता है वो कटेच्यू या कत्थे में होता है। और क्विनिन, ठीक है, बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विनिन का आप जानते हैं मलेरिया में दी जाती है क्विनिन। थियोब्रोमाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि कॉफी में कट, ठीक है। तो कॉफी जो है, कॉफी के स्वाद के कड़वे स्वाद के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो बिटर टेस्ट के लिए जिम्मेदार है कैफीन। फिर है कौन सा एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है? कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी आप ऐसे समझ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर उन फ्रूट्स में या उन सोर्सेस में होते हैं जो फाइब्रस होते हैं, ठीक है। रेशेदार जो फल होते हैं, फाइब्रस, फाइबर्स जिनमें पाए जाते हैं, रेशे जिनमें पाए जाते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आप विटामिन सी आप अच्छे से जानते हैं। जैसे हम आज बात करें नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब कैसे फ्रूट्स हैं? ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, और इनमें फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स होते हैं यानी कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम हड्डियों में, आपके दांतों में कैल्शियम होता है। आयरन, आयरन आपके हीमोग्लोबिन में, हीम जो होता है हीमोग्लोबिन में, जैसे ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम इसमें आपका आयरन होता है। विटामिन सी हमने आपको बताया था कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, हिस्टोरिक विटामिन है, यूरिन से पास आउट होता है ये, और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है इसका केमिकल नेम, या कॉले कैल्सीफेरॉल भी हम कह सकते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया हो जाता है।
आयरन कहाँ पाया जाता है? तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, तो जिसमें हीम आयरन होता है और ग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीन होती है। और कैल्शियम हमारे दांतों में और बोन्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 3 में मिलेंगे आपसे। अगर आप हमारा लेक्चर 1 देखना चाहते हैं और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमने आपको एक लेक्चर बताया है जिसमें क्या क्वालिफिकेशंस हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। अभी हम आपको सिलेबस का भी एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिए कि पेपर 1 में इसका क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके की चीज़ें हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।